हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। आई होप एवरीवन नोज द डेट ऑफ एग्जाम अनाउंस्ड 2 अगस्त। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट वी हैव at least 2.5 months to prepare this exam, okay, so I think this is your big mistake. ये एग्ज़ाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको एक रात में, 10 दिन में, 15 दिन में क्रैक कर जाओ। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। भले ही मैंने सिर्फ 15 दिन का अपना प्लान बनाया था, बताया था आप लोगों को, है ना, लेकिन कम से कम 3 या 4 महीने पहले से हम लोग प्रैक्टिस करते थे रीजनिंग के टॉपिक की, इंग्लिश की और टीचिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे अंदर थोड़ा बहुत आ ही गया था, ठीक है। तो भाई लग जाइए, और जिन लोगों ने टेलीग्राम की लिंक को ओपन करके ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए पहले ही प्ले स्टोर से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें जो PDF मैंने अपलोड किया है उसे डाउनलोड कीजिए, क्योंकि कम से कम 5 या 6 टॉपिक्स उसमें अपलोड किया है मैंने, और एक एक टॉपिक के 150 एंड 200 समथिंग क्वेश्चंस है विद आंसर की प्लस डिटेल्ड सॉल्यूशन, ओके। उसके बाद आप इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, है ना। ये मत सोचिए कि हमारे पास आंसर की नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, है ना। तो ये जो टेलीग्राम में अपलोड किए हुए हैं विद आंसर डिटेल्ड सॉल्यूशन, इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे आपको लगेगा यार क्या मजाक क्वेश्चन पेपर है, इतना इजी, ठीक है। तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए, ये मेरे कोई फ़ायदे का नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सिलेक्ट हो जाए, बस, ठीक है। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 36 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग फॉर स्कूल एजुकेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो विद्यालयी शिक्षा हेतु मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रदान करता है। सभी लोगों को पता होगा कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है। डिस्टेंस लर्निंग मतलब दूर रहकर पढ़ाई करना, मतलब डेली वहाँ पे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, इग्नू, NIOS, CBSE, NCERT, ये सारे फुल फॉर्म और इनका डिटेल एब्रीविएशन वाले वीडियो में दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसे देखिए। तो फुल फॉर्म की सहायता से भी कुछ क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ इग्नू, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, मतलब ये हायर लेवल एजुकेशन की बात हो रही है, मतलब कॉलेज लेवल, ओके। और बात हो रही है यहाँ पे स्कूल एजुकेशन की, NIOS, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। ओपन स्कूलिंग की बात हो रही है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, एंड दिस इज अ एप्रोप्रिएट आंसर। नाउ चेक CBSE आप लोगों को पता है, NCERT भी पता है ना। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब बात आती है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में। तो हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इनका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, है ना। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट इज सिंक्रोनस, सेकंड वन इज असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब होता है इट्स इन अ रियल टाइम, लाइक लाइव,
अगर मैं यूट्यूब में लाइव होता हूँ और वहाँ पे मैं एज अ टीचर लाइव में पढ़ा रहा हूँ, तो रियल टाइम में आपके क्वेश्चंस भी आएंगे और रियल टाइम में मैं आपको आंसर भी दे पाऊँगा। दिस इज़ अ रियल टाइम कन्वर्सेशन, रियल टाइम कम्युनिकेशन। हाँ, और मैं यूट्यूब का ही एग्जांपल लेकर के आया हूँ, और जैसे मैं ये वीडियो अपलोड कर दिया, अब आप देख रहे हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बाद में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे रियल टाइम कम्युनिकेशन की बात होती है, या तो दो पर्सन के बीच में हो, दो इंडिविजुअल ग्रुप का कम्युनिकेशन हो, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहाँ पे लाइव कन्वर्सेशन होता है, लाइव कम्युनिकेशन होता है। लेकिन असिंक्रोनस मतलब हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ हमने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे या वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन फोरम, ऑनलाइन चैट, विकिपीडिया, ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉग, विकिपीडिया, ऑनलाइन फोरम, ये असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ऑनलाइन चैटिंग में रियल टाइम कन्वर्सेशन होती है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है। सो हियर सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू हेल्प ब्राइट स्टूडेंट्स इन देयर लर्निंग। मेधावी जो ब्राइट स्टूडेंट हैं उनकी सहायता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा होगा। फर्स्ट, उन्हें अलग करके पढ़ाना। सेकंड, पेरेंट्स से उन्हें अच्छी कोचिंग के बारे में कहना, बताना, प्रमोट करना किसी कोचिंग को उनके बच्चों के लिए। थर्ड, किसी एडवांस लेवल लर्निंग मटेरियल को बच्चे को प्रोवाइड कराना। या फोर्थ, अलाउ देम टू परस्यू देयर इंटरेस्ट, बच्चे का जैसा इंटरेस्ट है उसकी रुचि के अनुसार उसको आगे बढ़ने देना, उसको करने देना, ठीक है। तो हियर फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टीचर्स इफेक्टिवनेस। एक टीचर का इफेक्टिवनेस दिखाने का सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है। फर्स्ट, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, समय से सिलेबस को कंप्लीट कर देना। सेकंड, स्टूडेंट इंटरेस्ट इन द क्लास, क्लास में बच्चे का इंटरेस्ट। एंड थर्ड, अटेनमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति। एंड पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी, समय की पाबंदी और निष्ठा। तो थर्ड ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, अटेनमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स। ओके, तो ऑब्जेक्टिव वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव इसे हम ऐसे देख सकते हैं, समथिंग एज अ आइडियल थिंग, है ना, आदर्श की तरह हम इसे देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा बनाया गया है, ठीक है। और आउटकम एक्चुअली बच्चे में ये होना ही चाहिए। आइडियल मतलब बहुत बड़ी चीज़ और आउटकम मतलब मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू द क्लास, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इफेक्टिवनेस को बताता है, अटेनमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, कि बच्चे ने मिनिमम जो लर्निंग करनी थी वो कर लिया है। ओके, और क्या चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, एन इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन। एक समावेशी शिक्षा की कक्षा में होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मैंने हर वीडियो में बताया है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब इंक्लूड करना, बच्चा किसी भी तरह का हो, या तो मेंटली रिटार्डेड हो, या फिजिकल डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है, या किसी भी तरीके से विजुअल डिसेबिलिटी या हियरिंग एबिलिटी या कोई भी डिसेबिलिटी है, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उन सभी बच्चों को जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ इंक्लूड करके पढ़ाना,
है ना। तो कैसे इंक्लूड करेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जो एड्स दिए जा रहे हैं कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है। अगर उन्हें हियरिंग प्रॉब्लम है तो हियरिंग एड्स दिया जाए, अगर उन्हें विजुअल प्रॉब्लम है तो उन्हें ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाया जाए। ओके, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन, विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़। एक क्लासरूम में क्या कंसिस्ट करते हैं? विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़। जिनके पास डिसेबिलिटी नहीं है और जिनके पास है, दोनों को सेम टाइम सेम प्लेस में पढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज एंड डिसएडवांटेजेस। थर्ड, हु आर डिसेबल्ड एंड चिल्ड्रन हु आर नॉट डिसएडवांटेज्ड। फोर्थ, हु आर डिसएडवांटेज्ड एंड चिल्ड्रन हु आर नॉट डिसेबल्ड। तो यहां पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, आरटीई एक्ट हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है, और ये है इन टॉपिक्स से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है, और ये टॉपिक बिल्कुल फिक्स्ड हैं, ये आते ही आते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41, इफ यू स्पॉट अ स्टूडेंट कमिंग रेगुलरली लेट फॉर द क्लासेस देन यू शुड। कोई एक बच्चा जो डेली लेट आता है क्लास में, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? फर्स्ट, पनिश द स्टूडेंट। सेकेंड, सेंड हिम और हर बैक होम। थर्ड, इग्नोर द स्टूडेंट फॉर दिस बिहेवियर। फोर्थ, ट्राई टू नो द रीजंस फॉर बीइंग लेट। तो यहां पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हो सकता है बच्चा कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, किसी ऐसे बैकग्राउंड से आता हो जहां उसके पेरेंट्स किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे और बच्चे के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है और जल्दी जल्दी में काम कंप्लीट करके वो बच्चा ऐसे आ रहा है। मे बी रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एज अ टीचर, है ना, इंसानियत तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले ह्यूमन, टीचर का ह्यूमन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, एज अ टीचर उसके लेट आने का रीज़न पता किया जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, हाउ वुड यू प्रमोट इंक्लूजन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। कक्षा में सभी बच्चों के समावेशन को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? फर्स्ट, अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस नीड। सेकेंड, सेग्रीगेट द स्टूडेंट्स। बच्चों को अलग अलग बैठाएंगे, अलग अलग कर देंगे। थर्ड, हैव डिफरेंट करिकुलम। अलग अलग पाठ्यचर्या तैयार करेंगे कि इस बच्चे में डिसेबिलिटी है तो उसके हिसाब से ये तैयार, उसमें ये है, तो है ना। करिकुलम बहुत बड़ी चीज़ है, आप उसको मेथड से कनेक्ट ना करें, टेक्निक, हाउ टू हाउ टू टीच दैम। यहाँ करिकुलम की बात हो रही है, सिलेबस की बात हो रही है। ठीक है। फोर्थ, असाइन सेपरेट टीचर्स टू टीच। अलग अलग टीचर्स को अपॉइंट करना, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए अलग और जिनमें डिसेबिलिटी नहीं है उनके लिए अलग। तो यहाँ पे बच्चों की जो नीड है उसको समझेंगे। अगर विजुअल डिसेबिलिटी है, हियरिंग एबिलिटी है, या कोई भी डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करेंगे, मतलब बच्चे की आवश्यकता को समझेंगे। अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस नीड्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। बिल्कुल सीखते हैं। सेकेंड, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज अ हेरेडिटरी फैक्टर। बौद्धिक क्षमता वंशानुगत होती है। सेकेंड, चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स। बच्चे सक्रिय तौर पर सीखते हैं। फोर्थ, बोथ नेचर एंड नर्चर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल, जब आप साइकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे बीएड में,
ठीक है। तो ये उसमें बताया जाता है कि बच्चे के डेवलपमेंट को एनवायरनमेंट के साथ साथ जो जेनेटिक्स है, हेरिडिटी है, वो भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज अ हेरिडिटरी फैक्टर, बौद्धिक क्षमता वंशानुगत होती है, ये पूरी तरीके से गलत है। ओके, सो हियर ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इफ बैकबेंचर्स क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लास व्हाट शुड द टीचर डू। बैकबेंचर्स तो कमाल करते हैं, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कक्षा में पीछे बैठने वाले जो बच्चे हैं गड़बड़ी पैदा करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, उनसे प्रश्न पूछें। दूसरा, पढ़ाना बंद करके उन्हें कक्षा के बाहर जाने को कहें। थर्ड, उनके करीब जाकर पढ़ाना जारी रखें। फोर्थ, उन्हें आगे की पंक्ति में बिठाएं। अब बात हो रही है बेंच जो बैक बेंचर्स हैं, है ना, बैक बेंचर्स पीछे बैठ करके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे सॉलिड जो ऑप्शन है एज अ आंसर, फोर्थ ऑप्शन, उन्हें आगे वाली पंक्ति में बिठाएंगे। उसके बाद बाकी जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे कि उनसे क्वेश्चन पूछना या उन्हें बाहर भगा देना, ये सारी चीज़ें, है ना। तो हियर फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन, RTI एक्ट 2009। ओके, तो RTI एक्ट पे एक अलग से वीडियो बनेगी, है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एज ग्रुप 6 to 14 years, and second, compulsory admission, compulsory attendance for 6 to 14 years age, or makes provisions for an non-admitted child to be admitted to an appropriate class। कोई अगर बच्चा 6 to 14 ईयर्स की एज के बीच में है और वो मतलब उसका एडमिशन नहीं हुआ है तो उसको किसी भी तरीके से एडमिशन कराना, ओके, और उसके एज के अकॉर्डिंग उसको एप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन देना। अगर कोई बच्चा है इवन 11 ईयर्स का है तो उसके एज एप्रोप्रिएट क्लास में उसको एडमिशन देना, ठीक है। टीचर टीचर्स स्टूडेंट रेशियो, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए एक फिक्स्ड टीचर और स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टीचर है वो 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं, एक एप्रोप्रिएट टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए। और एक और, टीचर ट्रेनिंग, टीचर जो है ट्रेंड होने चाहिए, ये RTI एक्ट 2009 बोलता है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं अपन। फर्स्ट, 25% एडमिशंस इन प्राइवेट स्कूल्स फॉर डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, तो ये तो बोला ही नहीं है RTI एक्ट ने, ठीक है। सेकंड, एज अप्रोप्रिएट एडमिशन इन स्कूल्स, बच्चों की एज के हिसाब से एडमिशन देना, ये बोला है बिल्कुल। थर्ड, मेंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड पीपल टीचर रेशियो, ये भी बोला है, टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात हुई। फोर्थ, प्रोवाइडिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू एवरी स्कूल, है ना। भले मैंने डिस्कस नहीं करा, वीडियो जब हम बनाएंगे एक ब्रॉड वे में RTI एक्ट 2009 का, तो उसमें ये चीज़ें भी डिस्कस होंगी कि लर्निंग से रिलेटेड जो रिसोर्सेस हैं, है ना, वो एक स्कूल को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये भी सही है, थर्ड भी सही है और सेकंड भी सही है। तो यहाँ पे जो 25% जो रिजर्वेशन की बात हो रही है ना, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के लिए, तो ये गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, टू अचीव द डिजायर्ड सक्सेस फॉर अ गिवन टास्क इन टीचिंग वन मस्ट हैव, टीचिंग में दिए गए कार्य के वांछित सफलता हेतु होना चाहिए।
aptitude and personality. Second, personality and attitude. Third, attitude and interest. Fourth, attitude and aptitude. तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी. एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है. बाकी चीज़ें होने के बावजूद, जैसे एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, एटीट्यूड भी अच्छा है, और फोर्थ वाला एटीट्यूड भी अच्छा है, एप्टीट्यूड भी अच्छा है. ओके, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आप, थर्ड वाला. एटीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण, एंड इंटरेस्ट रुचि, पढ़ाने में अगर इंटरेस्ट है, और एटीट्यूड पॉजिटिव है. ठीक है, तो इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सक्सेसफुल टीचिंग के लिए. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर. तो यहाँ पे जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ये क्यों बनाई जाती है, क्यों होती है, इसके बारे में पूछ रहा है. फर्स्ट, मेंटेनिंग फिजिकल रिसोर्सेज. सेकंड, इंश्योरिंग पेरेंटल पार्टनरशिप. थर्ड, सुपरविजन बाय द मैनेजमेंट. फोर्थ, मॉनिटरिंग द हेड टीचर. तो मॉनिटरिंग द हेड टीचर, ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो गलत है. बाकी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को थर्ड वाला समराइज करता है, दैट सुपरविजन बाय द मैनेजमेंट. क्योंकि मैनेजमेंट अगर सुपरविजन कर रहा है, निगरानी कर रहा है, तो इंश्योरिंग पेरेंटल पार्टनरशिप जो स्कूल के साथ होनी चाहिए वो भी बिल्ड होगी. फर्स्ट, मेंटेनिंग फिजिकल रिसोर्सेज. जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं स्कूल में, मे बी विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, फर्नीचर्स, और जो भी मतलब भौतिक संसाधन है उससे रिलेटेड है ना. तो हियर सुपरविजन बाय द मैनेजमेंट, दिस इज अ राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर शोज द फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द स्कूल. तो फर्स्ट, स्टॉक रजिस्टर. निम्न में से कौन सा जो रजिस्टर है जो स्कूल में उपलब्ध भौतिक संसाधनों को दर्शाता है. फर्स्ट, स्टॉक रजिस्टर. सेकंड, इश्यू रजिस्टर. थर्ड, मूवमेंट रजिस्टर. फोर्थ, एक्सेशन रजिस्टर. ठीक है, तो ये सारे रजिस्टर का मतलब हमें समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले. ओके, स्टॉक रजिस्टर मतलब होता है संग्रह संख्या पंजिका, जिसमें भौतिक संसाधन कितने हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, या एजुकेशनल रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, वो वहाँ पे मेंटेन की जाती है कि ये चीज़ें स्कूल में है, ये स्टॉक रजिस्टर में आता है. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, और बाकी भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें पूछे. इश्यू रजिस्टर, अगर हम बात करें लाइब्रेरी के बारे में, स्कूल में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में कोई बुक ले रहा है वहाँ से, ठीक है, तो उसको उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा. वो किस रिकॉर्ड में मेंटेन होगा, वो मेंटेन होगा इश्यू रजिस्टर में. नाउ थर्ड, मूवमेंट रजिस्टर, आवाजाही पंजिका, कौन आ रहा जा रहा है इस बारे में जो रिकॉर्ड होता है वो होता है मूवमेंट रजिस्टर में. एंड फोर्थ, एक्सेशन रजिस्टर. नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी. ओके, अगर लाइब्रेरी में कोई नई बुक आई है या कोई नया रिसोर्स आया है टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, जहाँ पे नोट किया जाता है, उसे बोला जाता है एक्सेशन रजिस्टर. ओके, तो एवरीवन नोज व्हाट इज द आंसर. फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर, जहाँ पे भौतिक संसाधनों को, फिजिकल रिसोर्सेज को की अवेलेबिलिटी को नोट किया जाता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर, स्टॉक रजिस्टर. नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज. शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल कारक है. फर्स्ट, स्टूडेंट कॉम्पिटेंस, बच्चे की क्षमता. सेकंड, टीचर कॉम्पिटेंस, एक टीचर की क्षमता.
थर्ड, पैडागॉजिकल प्रैक्टिसेस। पैडागॉजिकल प्रैक्टिसेस मतलब होता है हाउ टू टीच। पैडागॉजी मीन्स हाउ टू टीच द स्टूडेंट। ओके। शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां। एंड फोर्थ, एजुकेशनल रिसोर्सेज, शैक्षणिक संसाधन। तो ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो टीचर कॉम्पिटेंस, शिक्षक की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है, rather than another options. So now option number second is right answer, and this is last question of this video or lecture. The use of teaching aids is best justified on the grounds of, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग को उचित ठहराने का सर्वाधिक उपयुक्त आधार है, मतलब जो हियरिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं, विजुअल डिसेबल स्टूडेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेल स्क्रिप्ट और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी ऑफ लर्नर। ओके, तो उसको सही ठहराने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट बेस क्या होगा? फर्स्ट, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, बच्चे का ध्यान आकर्षित करना। सेकेंड, क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करना। थर्ड, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल की अधिकतम प्राप्ति, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की अधिकतम प्राप्ति, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, है ना। एंड फोर्थ, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। ओके, तो बच्चा जो है लर्निंग में इफेक्टिव तरीके से जुड़े। तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा प्रयास समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद मैं जो भी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम है ज़्यादा और बहुत अच्छा टाइम है कि जिसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस आएगी बिना सर्च किए आपके पास प्राप्त करने के लिए। प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन को और इसे शेयर करना ना भूलें। और टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जो PDF मैंने दिया हुआ है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड विद आंसर की प्लस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन ज़रूर सॉल्व कीजिए। डेली तीनों सेक्शन के क्वेश्चन लगाइएगा, देखना आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इस तरीके से यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ चीज़ ऐड करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, अपने सजेशंस आप दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम।